गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। अपना जो इससे पिछला टॉपिक था उसमें अपन बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, परागकोश की संरचना की बात अपन कर रहे थे, जिसके संरचना जब अपन ने पढ़ी थी तो लास्ट में हमने बात करी थी लघु बीजाणुधानियों की बात हो गई थी, परागधानियों की बात हो गई थी। उन्हीं परागधानियों के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। आज का अपना जो टॉपिक है प्रथम यूनिट का जो दूसरा अध्याय है उसका टॉपिक है, मुख्य जो टॉपिक था वो था अपना आवर्तबीजी पादपों में जनन की प्रक्रिया। उसमें अपन ने जो शुरू किया था वो किया था नर युग्मकोद्भिद की संरचनाएं विकास, जिसमें हमने सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एंथर पढ़ा था। उसके बाद जो अपने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन। परागधानियों के अंदर संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। देखो डेफिनेशन क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको अपन MSC भी बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु कहा जाता है। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। अपन इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। परागकोश के अंदर हमने जो स्पोरोजेनेसिस ऊतक बनाए थे, बीजाणुजनक ऊतकों की बात हो गई थी अपन, बीजाणुजनक ऊतक पता है, डोरके स्पोरियल सेल के विभाजित होकर PPC और जो दूसरी PSC सेल बना रही थी उनमें से PPC सेल जो उसकी लेयर बनाती है और PSC सेल है वो आगे चलकर बीजाणुजनक ऊतकों का निर्माण करती है। उन्हीं ऊतकों की जो कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिका किसकी तरह व्यवहार करती है, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह व्यवहार करती है। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉइड। किसी भी प्रजाति की अगर एक कोशिका में उस प्रजाति के जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो अगर पूरी हो या गुणसूत्रों के दोनों सेट मौजूद हों, ऐसी सेल को डिप्लॉइड सेल कहा जाता है। और जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है ऐसी कोशिकाओं को हैप्लॉइड सेल कहा जाता है। ध्यान रहे, गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है उसके बाद किसी भी एक कोशिका में, मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से गुणसूत्रों की संख्या बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में आधी हो जाती है। तो ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, लघु बीजाणुधानी में मौजूद मेगा स्पोर मदर सेल, ये द्विगुणित कोशिका है। इस द्विगुणित मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसा कि हमें बताया, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 4 पुत्री कोशिकाएं। तो यहाँ पर भी डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल विषय में अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं, जिनको अपन लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर कहते हैं। कितनी कोशिकाएं, 4। इन चारों को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं जिन्हें लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर कहते हैं। या मैंने एक शब्द लिखा है क्रियात्मक। ये जो चारों हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती है ये चारों फंक्शनल होती है, क्रियात्मक होती है। कैसे, ये चारों की चारों सेल्स रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के अंदर भाग लेती है, इनमें कोई भी सेल्स नष्ट नहीं होती। अब देखो, ये जो चारों माइक्रोस्पोर है ये प्रारंभिक अवस्था में कैलोज की परत की सहायता से चिपके रहते हैं। जब एक मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इस सेल में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 कोशिकाएं बन गई। ये चारों कोशिकाएं शुरू में आपस में एक पतली सी परत से जुड़ी रहती है। हमने पहले इसके मामले में बात की थी, जब स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने एंथर का, तो हमने बात की थी वहाँ टेपिटम कैलोज एंजाइम छोड़ती है। ये कैलोज एंजाइम कैलोज की परत को खोल देता है, सभी माइक्रोस्पोर परागधानी में मुक्त हो जाते हैं। ऐसे बातें हुई थी अपने पहले, लेकिन जो क्या है, मतलब इसको खोल के सही तरीके से नहीं बैठते दिमाग को तो निकल जाती है चीज़ें। तो ये जो चारों माइक्रोस्पोर हैं ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में कैलोज की परत की सहायता से क्या थे, चिपके रहते हैं। अब टेपिटम के द्वारा स्त्रावित होने वाला जो कैलेज एंजाइम है ये क्या करेगा, या लिखा हुआ है टेपिटम द्वारा स्त्रावित कैलेज एंजाइम से कैलोज की जो परत है ये नष्ट हो जाती है और चारों माइक्रोस्पोर परागधानी में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। चारों माइक्रोस्पोर हैं परागधानी में क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह परागधानी के अंदर माइक्रोस्पोरों का क्या हो जाता है, निर्माण। अब चूंकि अगर परागकणों की बात करें तो किसी भी परागकोश का जो स्फुटन होता है उसमें कोई गिने चुने परागकण थोड़ी निकलते हैं, बहुत सारे असंख्य परागकणों का निर्माण होता है। बीजाणुजनक ऊतक की सभी कोशिकाएं डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल की तरह व्यवहार करती हैं। हर एक कोशिका विभाजित होकर 4 क्या बना रही है, हैप्लॉइड लघु बीजाणु बना रही है। हर एक लघु बीजाणु आगे चलकर किसका निर्माण कर देगा, परागकण का। तो परागकोश के अंदर एक साथ बहुत सारे परागकणों का निर्माण हो पाता है। टेपिटम के नष्ट होने से बनने वाली जो युविस्काय है, एक बार इसको अपन बाद में लेते हैं या अपन पहले देख लो। टेपिटम के नष्ट होने से पहले
टैपेटम नष्ट होने से पहले मैंने पढ़ाया था पिछले वाले टॉपिक में, तुम्हें स्ट्रक्चर पढ़ा था पढ़ने अंतर का, उसमें मैंने लास्ट वाला टॉपिक जो बताया था तुम्हारे को लाइन थी कि टैपेटम नष्ट होने से पहले यूबिस्काय का निर्माण करती है। याद रखिए, टैपेटम नष्ट होने से पहले मतलब यूबिस्काय का इनका निर्माण नहीं करेगी तो परागकणों का निर्माण नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, और परागकणों की वृद्धि अगर हो भी जाएगी तो बंध्य होंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। तो टैपेटम के नष्ट होने से बनने वाली जो यूबिस्काय है ये परागधानी में मुक्त हो जाती है। यही यूबिस्काय लघु बीजाणु के चारों ओर मोटा बाह्य आवरण बनाती है। लघु बीजाणु में और परागकण में अंतर है। लघु बीजाणु ये जो है फ्लूइड सेल्स हैं, इनको हम लघु बीजाणु बोलते हैं, और जब इन लघु बीजाणुओं के चारों ओर टैपेटम के द्वारा स्रावित होने वाली यूबिस्काय है ये बाह्य आवरण बना लेती है, क्योंकि स्पोरोपोलिन इसके चारों तरफ जमा रहता है यूबिस्काय के चारों तरफ। भाई टैपेटम नष्ट होने से पहले प्रोयूबिस्काय बनाती है, प्रोयूबिस्काय के चारों ओर स्पोरोपोलिन का जमा हो जाता है, स्पोरोपोलिन के जमा होने से यूबिस्काय बन जाती है। ये यूबिस्काय लघु बीजाणुओं के चारों तरफ एकत्रित होकर एक मोटी परत से बना लेती है, और उसके बाद ही लघु बीजाणुओं को क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। जो लघु बीजाणुओं के चारों ओर मोटा बाह्य आवरण बनाती है, इन्हीं मोटी भित्ति वाले लघु बीजाणुओं को क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि परागकण और लघु बीजाणु वैसे एक ही नहीं होते। लघु बीजाणु तब तक परागकण नहीं कहलाएंगे जब तक उनके चारों तरफ स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं हो। अच्छा, एक चीज ध्यान देखो, नोट देखो, हमने बात की कि भाई प्रारंभिक ये 4 टेट्राड बनते हैं, लेकिन साइप्रेसी एक कुल है पौधों का। साइप्रेसी कुल के जो पादप हैं इनमें जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, सब ये डिवाइड होती है, तो इससे बनने वाले जो 4 माइक्रोस्पोर हैं उनमें से 3 माइक्रोस्पोर नष्ट हो जाते हैं। सामान्यतः हमने क्या पढ़ा, एक मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन से डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाती है। चारों सेल्स फंक्शनल हैं, क्रियात्मक हैं, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन साइप्रेसी जो कुल के पौधे हैं इनके अंदर जो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं उनमें से 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही फंक्शनल या क्रियात्मक रूप से काम करता है। एक अगला नोट और देखो, एक है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा का जो पोलन टेट्राड है, वैसे पोलन टेट्राड के अंदर 4 क्रियात्मक लघु बीजाणु होते हैं, लेकिन कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा के अंदर ये 4 से ज्यादा होते हैं। लगभग इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 11 माइक्रोस्पोर इसके अंदर में देखने को मिलेगी। इस घटना को पोलिस्पोरी कहा जाता है, या ये जो प्रक्रिया संपन्न हो रही है ये पोलिस्पोरी की वजह से संपन्न हो रही है, जब बहुत सारे माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद एक नोट और देखो, कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे ड्रमी है, जंकस है, टाइफा, ड्रोसेरा, इनके अंदर जो पोलन टेट्राड है, पोलन टेट्राड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, संयुक्त। जो बहुत सारे टेट्राड बनते हैं ये टेट्राड आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल प्लांट के मैंने दिए हैं, ड्रमी, जंकस, टाइफा और ड्रोसेरा। इनके जो पोलन टेट्राड हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं और इनके जुड़ने से बनने वाले संरचना को कंपाउंड पोलन ग्रेन या संयुक्त परागकण कहते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है, जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन उठा के मैंने दे दिया, एक ही नंबर का प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाता है, कंपाउंड पोलन ग्रेन या संयुक्त परागकण किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हो कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो पोलन टेट्राड होते हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इससे बनने वाले संरचना को कंपाउंड पोलन ग्रेन या संयुक्त परागकण कहा जाता है, या इस प्रकार के परागकणों को संयुक्त परागकण कहा जाता है। एक नोट और है, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें परागकण आपस में मिलकर, परागकण है ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, चिपक कर पॉकेट जैसी संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं या थैले जैसी संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो कुछ पादपों में परागकण आपस में मिलकर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं। इस संरचना को क्या कहा जाता है, परागपिंड या पोलिनियम कहा जाता है। ध्यान रखने की चीज है, परागपिंड या पोलिनियम किसे कहा जाता है, कुछ पादपों के परागकण आपस में एक दूसरे के साथ चिपक कर पॉकेट जैसी या थैले जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। इस संरचना को परागपिंड या पोलिनियम कहा जाता है। ये जो आपको डायग्राम सा दिखाई दे रहा है इसमें देखो, ये सब परागकण है, ये सब परागकण एक दूसरे से जुड़े हैं। इनके जुड़ने से जो पॉकेट जैसी संरचनाएं बनती हैं इन्हें मैसूली भी बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं इनको, मैसूली। और ये जो संरचना आपको नजर आ रही है ये सब परागकण आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये पॉकेट जैसी संरचना है, थैले जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोलिनियम या परागपिंड बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया था, टेट्राड की बात करें। जैसे ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, टेट्राड बनाते हैं। तो ये जो टेट्राड होते हैं ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अगर हम चतुष्क प्रकारों की बात करें या टेट्राड के प्रकार की बात करें तो ये कितने होते हैं, मुख्य 5 प्रकार। एक होता है टेट्राहेड्रल टेट्राड, जिसे चतुष्फलकीय चतुष्क कहा जाता है। टेट्राड को चतुष्क बोलते हैं, चतुष्फलकीय चतुष्क। दूसरा होता है आइसोबाइलेट्रियल टेट्राड, जिसे समद्विपार्श्विक चतुष्क कहा जाता है। तीसरा होता है
डिकोसेट टेट्राड, इसे क्रोसेट चतुष्क कहा जाता है। और चौथा होता है टी शेप टेट्राड, जिसे टी आकार का चतुष्क कहा जाता है। और पांचवा है लाइनर टेट्राड, इसे रेखीय चतुष्क कहा जाता है। एक बार अपन विस्तार पूर्वक टेट्राड के सभी प्रकारों के बारे में अपन बात करते हैं। टेट्राड के प्रकारों की विस्तार पूर्वक अपन सबसे पहले बात करते हैं चतुष्फल के चतुष्क या टेट्राहेड्रल टेट्राड की बात अपन करते हैं। देखो ये हमारे को द्विबीजपत्रियों में देखने को मिलेगा। दो प्रकार के प्लांट होते हैं बीजपत्र के आधार पर, मोनोकोट और डाइकोट। तो ये जो टेट्राहेड्रल टेट्राड है ये अपने को सभी डाइकोट प्लांट्स के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। और एक आदर्श एंजियोस्पर्म के रूप में अपन जिस पौधे को लेकर चल रहे हैं, अपन ने कई बार बात की है कैप्सुला की। उस कैप्सुला के अंदर भी टेट्राहेड्रल टेट्राड पाया जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप कहा जाता है। एडवांस कैटेगरी के सभी पादपों के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। याद रहे टेट्राहेड्रल टेट्राड को मोस्ट कॉमन टाइप टेट्राड कहा जाता है। इसमें जो कोशिका द्रव का विभाजन होता है, इसमें कोशिका द्रव का विभाजन युग्मित प्रकार का होता है। किस प्रकार का कोशिका द्रव विभाजन होता है? इनके निर्माण के लिए युग्मित प्रकार का कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इनमें जो फर्स्ट न्यूक्लियर मतलब इसमें युग्मित प्रकार के मतलब का हुआ कि जब कोशिका द्रव का विभाजन होता है तो कोशिका द्रव का विभाजन तो हो जाता है लेकिन वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। वॉल फॉर्मेशन इसके अंदर फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन कोशिका द्रव के मतलब सबसे पहले जो केंद्रक द्रव का विभाजन, केंद्रक का विभाजन होता है। पहले केंद्र का जो विभाजन होता है वो हो जाता है, लेकिन केंद्र के विभाजन के तुरंत बाद वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। एक बार केंद्र का विभाजन होने के बाद पुनः फिर दोबारा केंद्र का विभाजन होता है। इस तरह दो बार कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद फिर साइटोकाइनेसिस इसके अंदर होता है। तो जो कोशिका द्रव का विभाजन है वो युग्मित प्रकार का। इसके अंदर जो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन है उसके बाद वॉल फॉर्मेशन यानी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। और दोबारा जब कोशिका केंद्र का जब दोबारा विभाजन होता है सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन होता है यानी कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अपन इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्योंकि हमारे को टेट्राड का निर्माण करना है। इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से कैलोस की परत से जुड़े हुए हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। देखो मैंने इसको ऐसे दर्शाया K1, K2 और C। इसका मतलब ये है कैरियोकाइनेसिस प्रथम, कैरियोकाइनेसिस द्वितीय और साइटोकाइनेसिस। सामान्य सेल में क्या होता है? कोशिका केंद्र का विभाजन होता है, केंद्र के विभाजन के बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है, फिर कोशिका के केंद्र का विभाजन होता है। इस तरह प्रोसेस होती है। लेकिन यह देखने को मिलेगा कि जब केंद्र का विभाजन होगा तो उसके तुरंत बाद कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होगा, कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन नहीं होगा। और उसके तुरंत बाद फिर वही उसी कोशिका के अंदर फिर दोबारा केंद्र पुनः विभाजित हो जाएगा और फिर उसके बाद वॉल फॉर्मेशन शुरू होगा। इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं अपन, ये दिमाग में नहीं बैठ रहा तो। ये मान लो एक मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इस कोशिका के अंदर सबसे पहले केंद्र का विभाजन होना शुरू होता है, कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। ये जो केंद्र है ये केंद्र विभाजित हो गया, एक केंद्र विभाजित होकर कितने केंद्र बना लेगा? 2 केंद्र बना लेगा। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? कोशिका द्रव का विभाजन होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। इसके बाद तुरंत फिर इसमें केंद्र का ही विभाजन शुरू हो जाएगा। ये केंद्र और ये केंद्र दोनों पुनः क्या हो जाएंगे? विभाजित हो जाएंगे। इस और एक केंद्र के विभाजन होने से यहाँ 2 बन गए, पुनः दोनों केंद्र विभाजित होकर यहाँ पर कितने केंद्र बना लेंगे? 4 केंद्र बना लेंगे। ये अपने को दिख नहीं रहा है, उसके उस साइड के अंदर ये डायग्राम में इस तरह नजर आएगा अपने को, लेकिन ये उस तरह उसके सामने वाले पार्ट में। फिर ये जो केंद्र का विभाजन है पुनः हो गया, ये स्ट्रक्चर अपने पास इसका देखने को मिलेगा। अब द्वितीय केंद्र मतलब सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद फिर इसके अंदर क्या संपन्न होता है? कोशिका द्रव का विभाजन होना शुरू होता है। कोशिका द्रव का विभाजन होना शुरू होता है और उसके बाद इसमें किसका निर्माण होता है? उस टाइम किसका निर्माण होता है? इसमें वॉल फॉर्मेशन यानी भित्ति का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यहाँ नीचे देखो मैंने एक 40 लगाई है, इसका मतलब इसके अंदर यूं भित्ति का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसमें फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और जब कोशिका भित्ति पूरी बन जाती है तो इस तरह सभी टेट्राड अपने को स्पष्ट रूप से इस तरह से दिखाई देने लगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कैप्सुला। और ये भी ध्यान रखें कि टेट्राहेड्रल जो टेट्राड है इसके अंदर जो वॉल का फॉर्मेशन होता है किस प्रकार का होता है? अभिकेंद्री प्रकार का। अभिकेंद्री का मतलब हो गया कि जो कोशिका भित्ति बनती है ये परिधि से यूं मतलब इस बाहर की साइड से बनती हुई कहाँ पर पहुंचती है? सेंटर में पहुंचती है। तो वॉल फॉर्मेशन किस प्रकार का होता है? अभिकेंद्री प्रकार का, यानी परिधि से केंद्र की। दूसरा जो अपने पास इसका प्रकार है वो है आइसोबाइलेटेरियल टेट्राड यानी समद्विपार्श्विक चतुष्क। इसके अंदर क्या होते हैं? सभी माइक्रोस्पोर हमारे को एक दूसरे के पार्श्व में स्थित हमारे को मिलेंगे। ये जो आइसोबाइलेटेरियल टेट्राड है ये अपने को किसमें देखने को मिलेगा? मोनोकोट प्लांट्स में देखने को मिलेगा। टेट्राहेड्रल के अंदर डाइकोट में था, एग्जाम्पल अपने कैप्सुला में लिया था। ये आइसोबाइलेटेरियल है, ये मोनोकोट के अंदर हमारे को या एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलेगा।
इसके जो माइक्रोस्पोर हैं, माइक्रोस्पोर फाउंड एट लेटेरियल साइड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के समरूपी पार्श्व स्थित होते हैं। इसमें जो कोशिका द्रव का विभाजन होता है वो उत्तरोत्तर प्रकार का विभाजन होता है। उत्तरोत्तर प्रकार का मतलब जब एक बार न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होगा तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया हो जाएगी। एक बार केंद्र का जब विभाजन होगा तो उसके तुरंत बाद कोशिका द्रव का भी विभाजन हो जाएगा। इस प्रकार के कोशिका द्रव का विभाजन को क्या कहा जाता है? उत्तरोत्तर प्रकार का। जब हमने यहाँ कौन सा पढ़ा था? युग्मित प्रकार का। इसको हमने इस स्टेप से दर्शाया था, वैसे यहाँ पर भी देखो K1 C1 K2 और C2, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस सेकंड, साइटोकाइनेसिस सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि पहले केंद्र का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है, फिर केंद्र का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इसको अपन इस डायग्राम में समझ सकते हैं। जैसे ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल हमारे पास मौजूद है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। जब इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा तो ये केंद्र विभाजित होकर दो केंद्रकों में बढ़ जाएगा। उसके तुरंत बाद क्या शुरू हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगा, होल फॉर्मेशन होगा। और साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव के विभाजन की प्रक्रिया जब शुरू होगी, प्रथम कोशिका द्रव के विभाजन की, तो इस तरह स्थिति का निर्माण हो जाएगा और एक ही कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? ये 4 सेल बन जाएंगे। विचार दोनों अलग अलग होगी, इस तरह स्थिति बन गई। अब इसके बाद इनके अंदर क्या शुरू होगा? कैरियोकाइनेसिस सेकंड शुरू होगा। केंद्र का पुनः विभाजन होगा, ये और ये दोनों केंद्र क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। दोनों केंद्र, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 बना लेगा, ये भी डिवाइड होकर कितने बना लेगा? 2 बना लेगा। अब इनके अंदर पहले बार जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया यूं हो रही थी, ये फॉर्मेशन की प्रक्रिया भी यूं शुरू होगी दोनों के बीच में। और ध्यान रहे यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। ये गैप छोड़ने से तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा, वहां पर हमने जो फॉर्मेशन देखा था वाल का, वो देखा था किधर से किधर। हमने उसमें बात की थी परिधि से सेंटर की ओर, लेकिन यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ के दर्शा दिया है कि इसमें फॉर्मेशन सेंटर से हो रहा है, परिधि से नहीं हो रहा। परिधि से होता तो ये इधर से यूं लाइन आगे बढ़ती हुई दिखाई देती, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको सेंटर से, यूं यहाँ से शुरू होता है, यूं इधर बढ़ता है आगे, इधर से यहाँ शुरू होता है, यूं बढ़ता है। तो जब फॉर्मेशन की प्रक्रिया सेंटर से परिधि की ओर होती है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय प्रकार का विभाजन कहलाता है। सेंटर से परिधि की ओर होल फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय प्रकार। तो इस तरह यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, उसके तुरंत बाद फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होती है और ये साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कोशिका द्रव का विभाजन हो जाता है। और इस तरह दोनों ये देखो, ये इसके पार्श्व में, ये इसके पार्श्व में, ये इसके पार्श्व में, ये इसके पार्श्व में, ऐसे एक दूसरे से समरूपी पार्श्व पर ये स्थित होते हैं। इस प्रकार का बनने वाला जो टेट्राड है, ये चारों माइक्रोस्पोर से एक टेट्राड बन गया। इसको क्या कहा जाता है भाई? आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहा जाता है। उसके बाद अपन तीसरी जिसकी बात कर रहे हैं वो है, कौन सा है तीसरा भाई? किया ये रहा तीसरा, ये डिकोसेट प्रकार का टेट्राड, क्रोसेट चतुष्क। 5 तो पढ़ रहे थे अपन, इसके 5 तो प्रकार हैं। पहला है टेट्राहेड्रल, दूसरा है आइसोबाइलेटरल, तीसरा है डिकोसेट, चौथा है टी सेप्ट और 5वां है लीनियर टेट्राड। जो डिकोसेट या क्रोसेट चतुष्क है, इसमें क्या होता है? देखो भाई, इसमें 2 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से कहां पर मौजूद रहते हैं? मौजूद रहते हैं, समकोण पर मौजूद रहते हैं। 4 माइक्रोस्पोर है कुल टोटल, 4 मतलब इस टेट्राड में, मतलब हर में 4 मिलेंगे अपने को, सभी में लगभग कुछ अपवादों से उड़कर। तो दोनों माइक्रोस्पोर एक दूसरे के समकोण पर और दूसरे 2 माइक्रोस्पोर एक दूसरे के समकोण पर मौजूद रहते हैं। आइसोबाइलेटरल टेट्राड का एग्जांपल मोनोकोट ले लिया था। इसका जो एग्जांपल है वो है मैग्नोलिया। इसका जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ऐसा देखने को मिलेगा। तुमको मास्टर जी इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं। ये जैसे एक दूसरे के समकोण, जैसे ये स्थित है वैसे ही ये भी स्थित है। स्ट्रक्चर इस डायग्राम ऐसा ही बनेगा, अपन इसको इसमें नहीं देख पाएंगे। चौथा है वो है टी सेप्ट टेट्राड, चतुष्क प्रकार का, रेखीय चतुष्क प्रकार का टेट्राड या रेखीय चतुष्क जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होगा? जो 2 माइक्रोस्पोर हैं, ये 2 माइक्रोस्पोर अनुलंब और दूसरे किस रूप में रहते हैं? अनुप्रस्थ रूप में। जैसे ये देखो, ये दोनों एक दूसरे पर यूं स्थित हैं। ये देखो, ये और ये इसके बीच में फॉर्मेशन हुआ वो इस तरीके से हुआ, इन दोनों के बीच में फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ। तो 2 एक दूसरे के अनुलंब और 2 एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुप्रस्थ होते हैं। इस प्रकार के विभाजन को क्या कहा जाता है भाई? टी सेप्ट टेट्राड कहा जाता है। इसका एग्जांपल है वो है एरिस्टोलोकिया और ब्यूटोमोप्सिस। ये दोनों इसके एग्जांपल है, एरिस्टोलोकिया और ब्यूटोमोप्सिस। उसके बाद जो 5वें प्रकार का है वो है लीनियर टेट्राड। इसको कहा जाता है रेखीय चतुष्क। रेखीय चतुष्क भी कहा जाता है, नाम से पता चलता है। जैसे चारों एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे रेखा से बना लेंगे। जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे एक रेखा के रूप में चारों एक दूसरे के ऊपर स्थित हो जाते हैं और इस तरह के बीच में वाल फॉर्मेशन हो जाता है। तो चारों एक रेखीय संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलेगा, ये टेट्राड जो अपने को देखने को मिलेगा वो मिलेगा हेलोफिला।
तो इस तरह ये अपने पांचों टेट्राड कंप्लीट हो गए। पांचों जो चतुष्क हैं इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। ये पांच ही मुख्यतः सामान्यतः अपने सिलेबस में चलने वाले हैं, इसके प्रकार है टेट्राड के। अच्छा, एक पौधा है एरिस्टोलोकिया एलिगेनस, इसके अंदर हमारे को ये पांचों प्रकार के टेट्राड देखने को मिल सकते हैं। वैसे सभी में एक ही प्रकार का कोई सा देखने को मिलेगा, लेकिन एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में हमें सभी पांचों प्रकार के टेट्राड देखने को मिले। अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा अपना फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स यानी परागकणों का निर्माण। क्योंकि अपने पास ये लघु बीजाणु बढ़ गए, ये अच्छा ये कैलोज की प्रति से इनकी भित्ति गल भी जाएगी एंजाइम की वजह से, और ये सब मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने के बाद जो मतलब आगे चल कर किसका निर्माण करेंगे, परागकणों का। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स यानी परागकणों का निर्माण।